आज की वीडियो में हम बात करेंगे 164 कैपिटल ए सीआरपीसी, जो अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 184 हो गई है। इस सेक्शन का हेडिंग है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। कोई फीमेल है जो रेप की विक्टिम है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसका प्रोसीजर इस सेक्शन में बताया गया। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बता देता हूं जो केवल ये जानना चाहते हैं कि जब ये सेक्शन 164 कैपिटल ए सीआरपीसी से 184 बीएनएसएस बनी तो चेंज क्या आया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं पहले कि कुछ लोग केवल ये जानना चाहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि पुराने कानून से नया कानून बनने में क्या चेंज आया है, तो उतना ही वो जानना चाहते हैं। तो वो ये जान के वीडियो को चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन वीडियो में इतना कुछ आज होने वाला है, इतने अच्छे तरीके से प्रोविजन को आप समझेंगे कि डेफिनेटली आपको नई बातें भी यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। आप चाहें तो आप भी वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा क्रक्स बताऊं इस सेक्शन का, तो यह है कि जब कोई अगर एक रेप केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या तो रेप हो गया है या रेप की अटेम्प्ट हुई है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और वो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर एक ड्यूटी लगाई गई है सब सेक्शन 6 में, और यह कहा गया है कि वो जो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे उस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करेंगे। तो इतनी बातें तो सीआरपीसी में भी थी, लेकिन वहां पर यह टाइम नहीं लिखा गया था कि कितने दिन में फॉरवर्ड करें। बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह पीरियड लिख दिया गया सब सेक्शन 6 में कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करेगा। तो ये जो पीरियड है 7 डेज, ये सीआरपीसी में नहीं था, नए कानून में इसको ऐड कर दिया गया है। तो चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सेक्शन में केवल और केवल इतना ही चेंज आया है। हां, आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात मैं बता दूं कि ये 7 डेज कब से शुरू होंगे। 184 बीएनएसएस में ऐसा नहीं बताया गया है, और जब ये नहीं बताया गया कि कहां से शुरू होंगे, तो हम यही मानकर चलेंगे कि ये 7 डेज उसी दिन से शुरू हो जाएंगे जब रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। अब ये सेक्शन आपको कंप्लीट और आसानी से समझ आ जाए, तो इसके लिए मैंने एक स्कीम तैयार करी है कि आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे कैसे। अगर स्कीम में हम सबसे पहले देखें तो इस सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 7 है, 7 सब सेक्शंस हैं। और जो सबसेक्शन 1 है वो जनरल बात बताती है। जनरल बात मतलब वहां पर जनरल ड्यूटीज क्या हैं, ड्यूटीज पुलिस की क्या होंगी, ड्यूटीज जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या होंगी, साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा किसका, मेडिकल एग्जामिनेशन कौन कर सकता है, और वो स्टेज कि किस स्टेज पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन किस स्टेज पर हो सकता है वो स्टेज बताई जाएगी, वो ऑफेंसेस कौन कौन से होंगे। दूसरा, हम ऐसे पर्सन्स की भी बात करेंगे जिनकी कंसेंट की आवश्यकता होगी रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन होने से पहले। अब सबसेक्शन के बारे में तो मैंने बताया कि ये बातें वहां पे होंगी। अब जो बची हुई सबसेक्शंस हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो 7 को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। जो बाकी बची 5 सबसेक्शन, सबसेक्शन 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनमें मैनर बताया गया है कि किस मैनर में ये एग्जामिनेशन होगा, किस मैनर में वो रिपोर्ट की तैयारी होगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी,
और रिपोर्ट तैयार होने के बाद किस मैनर में इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा। मैं इस तरीके से ब्रेक करके आपको इसलिए बता रहा हूं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसलिए बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म एक ऐसा तरीका है जो आपको बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है और साथ में कॉन्सेप्ट याद भी रह जाता है। जब आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन कैसे होगा और रिपोर्ट का प्रिपरेशन कैसे होगा, तो उसके लिए सबसेक्शन 2, 3, 4 एंड 5 हैं, और रिपोर्ट जब फॉरवर्ड करनी होगी तो उसके लिए सबसेक्शन 6 है। और जो सबसेक्शन 7 बात करती है वो लीगल इफेक्ट की बात करती है, लीगलिटी की बात करती है। कब? जनरली जो सबसेक्शन 1 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो विद द कंसेंट ऑफ रेप विक्टिम या उसके बिहाफ पर जो कंसेंट देने के लिए कंपिटेंट पर्सन होगा उस पर्सन की कंसेंट के साथ होगा। लेकिन सबसेक्शन 7 ये कहती है कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन विदाउट कंसेंट हो गया तो उसकी लीगलिटी क्या होगी। और लास्ट में इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन में 2 बातें बताई हैं कि एग्जामिनेशन का मीनिंग क्या होगा और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मीनिंग क्या होगा। बट एक्चुअल में मीनिंग नहीं बताया गया एक्सप्लेनेशन में, सिंपल ये कहा गया कि इन दोनों का मीनिंग वही निकालेंगे जो मीनिंग सेक्शन 51 BNSS में इन दोनों को असाइन किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं हम सबसेक्शन 1 पर। देखिए सबसेक्शन 1 में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहीं पर सब कुछ कॉन्सेप्ट है और वही समझने की ज्यादा जरूरत है। इसके बाद बहुत थोड़ा टाइम लगेगा बाकी सारी सेक्शन को समझने में। तो सबसेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा, व्हेन इट कम्स इनटू एक्शन, ये सेक्शन कब इन्वोक होती है। तो इसका जवाब लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 में ही, वेयर इट इज प्रपोज्ड टू गेट अ रेप विक्टिम एग्जामिन्ड बाय मेडिकल एक्सपर्ट। यहां पर जो येलो कलर में ये वर्ड यूज हुए हैं, रेप विक्टिम एग्जामिन, कौन रेप विक्टिम होगा इसको मैं आगे समझाऊंगा। सेक्शन में ही लिखा हुआ है बट आगे बताऊंगा। तो आपको पहला कॉन्सेप्ट ये कि ये सेक्शन पिक्चर में आएगी कब, तो उसका जवाब है कि जब कभी भी ऐसा प्रपोज किया जाएगा कि एक रेप विक्टिम है और उसका एग्जामिनेशन मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाना है, तो सेक्शन 184 BNSS पिक्चर में आएगी। पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हु विल कंडक्ट सच एग्जामिनेशन, कौन होगा जो ये एग्जामिनेशन रेप विक्टिम का करेगा। तो सबसेक्शन 1 में ही लिखा गया है कि सच एग्जामिनेशन shall be conducted by registered medical practitioner। तो अगला वर्ड आपको याद रखना है कि ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा जो ऐसा एग्जामिनेशन करेगा। और ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहां का होना चाहिए? एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल। ये जो टर्म है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करूंगा। बट दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपको मिला कि कौन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन, वो करेंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी स्टेज होगी जिस स्टेज पर ये मेडिकल एग्जामिनेशन होना होगा। तो सबसेक्शन 1 में ही लिखा है व्हेन ऑफेंस ऑफ रेप और अटेम्प्ट टू रेप इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। कोई ऐसा अपराध कि या तो बलात्कार हुआ है या बलात्कार की कोशिश का अपराध है, जब इन दोनों में से कोई भी अपराध अंडर इन्वेस्टिगेशन होगा देन ये सेक्शन पिक्चर में आएगी और तभी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम होगा। अब जब सबसेक्शन 1 हम देखते हैं तो उसके अंदर बात हुई है क्योंकि एक ये रेप विक्टिम है, फीमेल है, तो इनका मेडिकल एग्जामिनेशन बिना इनकी कंसेंट के नहीं होना चाहिए।
तो कंसेंट की जब जब बात आएगी तो कंसेंट किसकी, ये एक अपने आप में क्वेश्चन होता है। तो मैंने वही क्वेश्चन यहां लिखा, हु विल गिव कंसेंट फॉर सच एग्जामिनेशन। तो यहां पर दो लोग होंगे जो कंसेंट दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी कंसेंट दे सकता है। नंबर वन, वो वुमेन, सच वुमेन हरसेल्फ। जो रेप विक्टिम है वो विक्टिम खुद अपने आप में कंसेंट दे सकती है, लेकिन कब, जब वो कंसेंट देने के लिए कंपिटेंट पर्सन हो। और कंपिटेंट पर्सन कौन होता है, कंपिटेंट वुमेन कौन होगी, जिसने 18 साल की एज अटेन कर लिया, 18 साल की उम्र जिसकी हो गई हो, वो कंपिटेंट है कंसेंट देने के लिए और मना करने के लिए कि उसे अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है या नहीं कराना है, दोनों बातें वो बता सकती है। दूसरा कि अगर सपोज वुमेन 18 साल से बड़ी है, 18 साल की एज वो प्राप्त कर चुकी है, लेकिन अनसाउंड माइंड की है, तो भी वो लेडी कंसेंट देने के लिए कंपिटेंट पर्सन नहीं है। तो जब कभी वो फीमेल जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, अगर वो कंपिटेंट नहीं है, देन कौन पर्सन होगा जो कंसेंट दे सकता है। तो कोई भी दूसरा पर्सन, अदर पर्सन, बट ये अदर पर्सन क्या होना चाहिए, कंपिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द वुमेन दैट इज रेप विक्टिम। रेप विक्टिम के बिहाफ पर अगर कोई पर्सन दूसरा कंपिटेंट है कंसेंट देने के लिए, जब वो वुमेन खुद अपने आप में कंपिटेंट ना हो तब, तो ऐसे पर्सन की भी कंसेंट लेने के बाद ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन करेंगे। अगर रेप विक्टिम ने या तो स्वयं कंपिटेंट है तो, और कंपिटेंट नहीं है तो दूसरा कोई पर्सन जो कंसेंट देने के लिए कंपिटेंट है उसने मना कर दिया कि नहीं, हम मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो अब रेप विक्टिम होने के बावजूद भी ऐसी फीमेल का मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 184 बीएनएसएस नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन सब सेक्शन 1 में ही बनता है कि जिस वुमेन के अगेंस्ट ये रेप का केस हुआ या अटेम्प्ट टू रेप का केस हुआ, इस फीमेल को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने पेश किया जाएगा, तो वो कब किया जाएगा, कितना टाइम है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद या इंफॉर्मेशन रिसीव होने के कितने टाइम के अंदर अंदर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। वही क्वेश्चन, व्हेन सच वुमेन टू बी सेंट टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो इसका जवाब सब सेक्शन 1 में ही लिखा है, विद इन 24 आवर्स। कहां से, 24 घंटे के अंदर अंदर। कहां से 24 घंटे शुरू होंगे, फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ऑफेंस। जो रेप केस का ऑफेंस है उसकी इंफॉर्मेशन जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास आई वहीं से टाइम शुरू हो जाता है, और 24 घंटे का टाइम है। इस 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि ऐसी वुमेन को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजे मेडिकल एग्जामिनेशन कराने। क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल का टैगलाइन है इल्यूमिनेट्स द इनविजिबल्स। मैं आपको कोशिश करता हूं कि जो बातें सामने लिखी होती हैं लेकिन नजर नहीं आती, मैं उनको आप लोगों को जरूर दिखाऊं। तो यहां पर क्या लिखा है, वर्ड यूज हुए हैं, कब से टाइम शुरू होगा, फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ऑफेंस। यहां पर फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर नहीं लिखा हुआ। कई बार क्या होगा कि इंफॉर्मेशन आ गई, आज इंफॉर्मेशन आई, पुलिस ने आज एफआईआर रजिस्टर नहीं करी जो उसे करनी चाहिए बट नहीं करी, कल 24 घंटे बाद उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करी, तो मेडिकल एग्जामिनेशन का टाइम कब से शुरू होगा, आज से, नॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से, बट फ्रॉम द टाइम when the information was received by the police officer।
ये थी कुछ सबसेक्शन 1। तो इसमें मैंने आपको समझाने के लिए कुछ टर्म्स यूज करे, जैसे एक टर्म था रेप विक्टिम। रेप विक्टिम में कौन कौन शामिल होंगे जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन यहां होगा। तो सबसेक्शन 1 में ही ये बताया गया, द पर्सन ऑफ वुमेन। नंबर एक बात, वो वुमेन होगी, अदर देन वुमेन इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। विद हुम, जिसके साथ, जिसके अगेंस्ट क्या हुआ है, रेप इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड। या तो कंप्लीट ऑफेंस हो चुका है रेप का, या फिर उसकी अटेम्प्ट हुई है। दोनों ही कंडीशन में वो फीमेल रेप विक्टिम की कैटेगरी में आएगी और इस सेक्शन में कवर हो जाएगी। यहां पर इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से आपको एक बता दूं, जो एक्सप्लिसिटली दिखाई नहीं देती है बट वो छिपी हुई है, जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो समझ आ जाए कि क्या रेप की एक एफआईआर दर्ज हुई। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि उस एफआईआर को पढ़ने के बाद पुलिस ऑफिसर ये डिसाइड कर ले कि रेप एक्चुअल में नहीं हुआ है। अगर उसने ऐसा डिसाइड कर लिया है 24 घंटे के अंदर अंदर कि रेप एक्चुअल में नहीं हुआ है, तो क्या पुलिस ऑफिसर स्टिल बाउंड है कि इस रेप विक्टिम को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजे फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो ऊपर अभी हमने लैंग्वेज पढ़ी वहां पे लिखा हुआ है कि जहां पर रेप होना अलेज्ड हुआ है, रेप होने का आरोप है, उस कंडीशन में फीमेल जिनके अगेंस्ट रेप हुआ उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा जाए। नॉट कि वो ऑफेंस हुआ एक्चुअल में या नहीं हुआ, केवल एलिगेशन अगर आ गया है, एफआईआर रजिस्टर हो गई है, अब इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है, डजंट मैटर। आपको पुलिस ऑफिसर को ऐसी फीमेल हॉस्पिटल भेजनी पड़ेगी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 184 BNS। अब दूसरी बात, मैं यहां पर बार बार ये कह रहा हूं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्वेश्चन इज, हु इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा? तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मीनिंग वो निकालेंगे जो सेक्शन 51 BNSS में लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी यहां पर उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की कुछ क्वालिफिकेशन दी गई है। क्या कहती है? जब आप सबसेक्शन 1 ही पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है सच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु इज एम्प्लॉयड, ध्यान देना दोस्तों, हु इज एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल, इन अ हॉस्पिटल। अब वो हॉस्पिटल का क्वालिफिकेशन है कि वो हॉस्पिटल कैसे होंगे, रन बाय आइदर गवर्नमेंट और रन बाय लोकल अथॉरिटी। या तो वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट चला रही हो या कोई स्थानीय निकाय लोकल अथॉरिटी चला रही हो, ऐसे हॉस्पिटल का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यहां पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन एक कैटेगरी और बना दी इमरजेंसी के लिए, जहां पर बताया गया कि इन एब्सेंस ऑफ सच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मान लो कहीं पर ऐसा गवर्नमेंट वाला या लोकल अथॉरिटी द्वारा चलाए गए हॉस्पिटल का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो क्या होगा? तो बताया इसी सबसेक्शन में 1 में, इन एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर एनी अदर बट स्टिल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, कोई दूसरा प्रैक्टिशनर चलेगा बट रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब यहां पर एक बड़ी टिपिकल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रेप की विक्टिम है जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, तो क्या लॉ ने, इस 184 BNSS ने कोई लिमिट लगाई है कि ऐसी विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही किया जाना चाहिए? तो इसका जवाब है कि सेक्शन 184 BNSS में कोई ऐसी लिमिट नहीं लगाई गई कि जो रेप विक्टिम है, जो फीमेल है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन
केवल और केवल फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगा। इन माय हम्बल ओपिनियन ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जानी चाहिए थी टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? सी सेक्शन नंबर 173 और उसकी सब सेक्शन 1 और उसका प्रोवाइजो 1। सेक्शन 173 बीएनएसएस वो सेक्शन है जो सीआरपीसी में 154 होती थी, जहां पर एफआईआर के रजिस्ट्रेशन की बात कही जाती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जैसे ही पुलिस के पास आती है तो उसको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, ये वो सेक्शन है। और जब इसका सब सेक्शन 1 देखेंगे और उसका प्रोवाइजो 1 देखेंगे तो ये रिलेटेड है उन ऑफेंसेस से जो ऑफेंसेस जनरली अगेंस्ट वुमेन होते हैं, लाइक रेप केसेस। और उस प्रोवाइजो में लिखा गया है कि अगर कोई ऐसी वुमेन है जिनके खिलाफ ये ऑफेंसेज हुए हैं जो 64 बीएनएस से लेकर 79 बीएनएस तक जाते हैं, इसमें से आप 72 और 73 हटा दो, और एक 124 बीएनएस जो रेप रिलेटेड और मोलेस्टेशन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, अगर ऐसे ऑफेंसेस किसी फीमेल के साथ हुआ है तो ऐसी फीमेल का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, ध्यान देना दोस्तों, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात कर रहा हूं मैं। एक फीमेल ने अपनी व्यथा बतानी है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो कानून कहता है कि उसके इस स्टेटमेंट को सुनने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, लिखने के लिए फीमेल पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। और अगर फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं है, वुमेन पुलिस ऑफिसर अगर नहीं है, तो कोई और वुमेन ऑफिसर चलेगी, बट स्टिल वुमेन ऑफिसर चाहिए। इस बात को ध्यान रखो। अभी एक एग्जांपल और देता हूं, साथ में आप एक दूसरी सेक्शन देखें, सेक्शन 183, और इसका प्रोवाइजो देखिए आप। वहां पर 183 में क्या है, यह सेक्शन बात करती है कि जब कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना है मजिस्ट्रेट साहब द्वारा, तो सिमिलर ऑफेंसेस में, मींस मोलेस्टेशन, रेप केसेस में जो रेप विक्टिम है, अगर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है अंडर सेक्शन 183 बीएनएसएस जो 164 सीआरपीसी होती थी, तो क्या लिखा गया यहां पर? उन्होंने बताया कि ऐसा स्टेटमेंट shall be recorded by women magistrate। यहां पर मजिस्ट्रेट साहब भी जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो वो भी वुमेन होने चाहिए। और फर्दर आगे बताया कि इन एब्सेंस ऑफ वुमेन मजिस्ट्रेट, अगर वुमेन मजिस्ट्रेट नहीं है तो मेल मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमेन। कितना ध्यान रखा गया जब किसी रेप विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की बात। तो लॉ ने अपनी पूरी इंटेंशन दिखाई कि वहां पर हमने डिग्निटी का ध्यान रखना है और फीमेल को, रेप विक्टिम को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फीमेल पुलिस ऑफिसर या फीमेल मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। लेकिन बड़ी अजीब सी बात कि जब उस फीमेल रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, तब ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई गई कि उसका एग्जामिनेशन फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होना चाहिए। कंपलसरी नहीं होता तो इसी तरीके से लिख देते कि इन एब्सेंस ऑफ वुमेन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर may conduct such examination but in the presence of so and so, some limitations के साथ वहां पर प्रोविजन होना चाहिए था, इन माई हम्बल ओपिनियन, बट ऐसा नहीं। अभी हमने पढ़ा सब सेक्शन 1, अब बात करते हैं सब सेक्शन 2 से लेकर सब सेक्शन 5 तक। सब सेक्शन 2 से सब सेक्शन 5 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ ड्यूटीज हैं
जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए बताई गई है कि उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। एक मैनर बताया गया है कि वो एग्जामिनेशन किस मैनर में करेंगे। एक फॉर्मेट बताया गया है कि वो जो रिपोर्ट तैयार करेंगे उस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा या उस रिपोर्ट के कंटेंट क्या होंगे। मैं सबसेक्शन 2 और 3 बताऊं उससे पहले छोटी छोटी सबसेक्शंस हैं 4 और 5। तो सबसे पहले 5 को देख लें क्योंकि सीक्वेंस में वही सबसे पहले भी आएगी। सबसेक्शन 5 बात करती है कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू होगा तो वो जो रिपोर्ट होगी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तैयार करेंगे उस रिपोर्ट में एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट कि मेडिकल एग्जामिनेशन कब शुरू हुआ, एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन लिखा जाए। और सबसेक्शन 5 में ही लिखा है कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन भी लिखा जाएगा। तो टाइम जरूर रिपोर्ट में आएगा, ऐसा सबसेक्शन 5 ने बताया। सबसेक्शन 4 क्या कहती है? सबसेक्शन 4 बात करती है कि जो कंसेंट ली जाएगी रेप विक्टिम की या कंपिटेंट पर्सन की, उस कंसेंट के बारे में स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किया जाएगा उस रिपोर्ट में कि उसकी कंसेंट ले ली गई है, उसके बाद एग्जामिनेशन किया है। तो सबसेक्शन 4 कहती है द रिपोर्ट सेल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड द कंसेंट ऑफ रेलेवेंट पर्सन। रेलेवेंट मैंने छोटा करने के लिए लिख दिया है हैज बीन ऑब्टेन्ड। रेलेवेंट पर्सन मींस कंपिटेंट पर्सन, उसकी कंसेंट ले ली गई है, ये रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 2 में जैसा कि मैंने बताया कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ड्यूटी है, मैनर ऑफ एग्जामिनेशन है, मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट है, ये बातें हमें सबसेक्शन 2 से मिलेगा। कंटेंट ऑफ रिपोर्ट है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। तो ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो लोग हैं ये उनके लिए भी है कि जब उनके पास ये ऐसे मैटर्स आए तो उनको पता होना चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं, किस फॉर्मेट में ये रिपोर्ट तैयार होगी। तो सबसेक्शन 2 को जब आप सबसे पहले देखेंगे तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर 2 ड्यूटी लगाई गई। नंबर 1 ड्यूटी शैल एग्जामिन सच वुमेन। नंबर 1 बात, सेल एग्जामिन, मना नहीं कर सकते, उनको एग्जामिन करना पड़ेगा। जिनके पास पुलिस लेकर आई है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर वो हैं तो एग्जामिन करना पड़ेगा, विदाउट डिले करना पड़ेगा। कोई डिले नहीं करना है मेडिकल एग्जामिनेशन में। तीसरी बात, प्लस के साथ लिखा हुआ है मैंने, मींस ये भी और वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद शैल प्रिपेयर रिपोर्ट, और वो भी विदाउट डिले। एग्जामिनेशन करना कंपलसरी होगा उनके लिए, रिपोर्ट तैयार करना कंपलसरी होगा उनके लिए, और दोनों के दोनों विदाउट डिले होंगे, कोई डिले वो नहीं कर सकते हैं। पहली ड्यूटी। अब दूसरा कि वो जो रिपोर्ट तैयार करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा। तो सब सेक्शन 2 में ही बताया गया कि फॉलोइंग पॉइंट्स उस रिपोर्ट में होने चाहिए, जो 6 पॉइंट हैं टोटल। नंबर से आप याद रखें कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं, जिनमें से 3 जनरल पॉइंट हैं और 3 स्पेसिफिक पॉइंट हैं। जनरल का मतलब कि अगर आप ऑर्डिनरी वे में देखें तो अगर किसी पर्सन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, किसी पर्सन का एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो ये रिपोर्ट किस पर्सन की है उसका कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन उस रिपोर्ट में होना चाहिए। तो वो जो पहली 2 क्लॉज हैं, 2 पॉइंट हैं, ये उस रेप विक्टिम के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है। तो नंबर 1 देखें क्या आएगा। नंबर 1 पॉइंट पे नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 पर्संस, 2 लोगों के नाम और एड्रेस उस रिपोर्ट में होंगे। कौन होंगे दोनों पर्सन? द वुमेन रेप विक्टिम जिसका एग्जामिनेशन होना है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मिस हो सकता है, थोड़ा इसलिए ध्यान दें, एंड द पर्सन बाय whom she was
ब्रॉट बिफोर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास किसने इसको, कौन ऐसा ऑफिसर है, कौन पर्सन है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास इसे लेकर आया? खुद वुमेन और एक ये पर्सन, दोनों के नाम एंड एड्रेस इस रिपोर्ट में मेंशन किए जाएंगे। ये सब सेक्शन 2 का पहला पॉइंट बताता है। सेकंड पॉइंट पे उन्होंने लिखा कि सेकंड पॉइंट में एज ऑफ वुमेन भी लिखी जाएगी। ये 2 जनरल पॉइंट, और एक तीसरा जनरल पॉइंट है जो सबसे लास्ट में लिखा गया है, छठा पॉइंट। और जनरली ऐसी बातों को कंप्लीटली लिखा नहीं जा सकता क्योंकि केस टू केस डिफर करती हैं, और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो रिपोर्ट में और क्या उसने देखा जिसे लगा कि वो रीजनेबल है मेंशन करना, तो वो कर सकता है। इसीलिए लास्ट पॉइंट लिखा कि कोई और मटेरियल पर्टिकुलर जो उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगे कि ये रीजनेबल है, वो मेंशन कर सकता है। अब बीच के जो 3 पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। तीसरा पॉइंट कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल्स टेकन फ्रॉम द पर्सन, द वुमेन, फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग। देखिए, क्योंकि ये रेप विक्टिम है तो इनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होना है वहां से इन्वेस्टिगेशन का पर्पज ये होता है कि जिस पर्सन ने रेप किया है, जो एक्यूज पर्सन है रेप केस का, उसकी आइडेंटिटी फिक्स की जाए। क्योंकि रेप एक ऐसा ऑफेंस है जहां पर रेप विक्टिम और रेप एक्यूज दोनों का कांटेक्ट हुआ होता है। तो ह्यूमन बॉडी पर, एक्यूज के ह्यूमन बॉडी पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है और उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान ऐसी कितनी भी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं जिनसे डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है। उन सभी वस्तुओं में से, थिंग्स में से जो कुछ भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने इकट्ठा किया, लिया, उन सब का डिस्क्रिप्शन इस रिपोर्ट में होना चाहिए। ये कहता है पॉइंट नंबर 3। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब रेप का ऑफेंस होता है तो जनरली विदाउट कंसेंट होता है, और जब जब कंसेंट नहीं होगी तो रेप एक्यूज एंड रेप विक्टिम में स्ट्रगल होना स्वाभाविक है। और जब 2 लोगों का स्ट्रगल होता है तो दोनों की बॉडी पे इंजरी मार्क्स हो सकते हैं। और क्योंकि इस सेक्शन के अंदर केवल हम रेप विक्टिम के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो रेप विक्टिम की बॉडी पर जो इंजरी मार्क्स होंगे, उन इंजरी मार्क्स को मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। यही बात पॉइंट नंबर 4 पर बताई गई, मार्क्स ऑफ इंजरी ऑन द पर्सन वुमेन। 5वीं बात, ये थोड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, जनरल बात है बट इंपॉर्टेंट बात, कि जो रेप विक्टिम है उसका जनरल मेंटल कंडीशन कैसी है, ये भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे कि वुमेन साउंड माइंड की है, अनसाउंड माइंड की है, जो उसका मेंटल स्टेटस है वो मेंशन करेंगे रिपोर्ट में। ये 5 नंबर पे बात बताई गई। और 6 पे बताई गई अदर मटेरियल पर्टिकुलर इन रीजनेबल डिटेल्स। कुछ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए और उन्होंने वो किया है, तो वो सब अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। ये है सबसेक्शन 2, और जिससे निकल कर आता है कि फॉर्मेट क्या होगा रिपोर्ट का या उसके कंटेंट्स क्या होंगे। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 ये कहती है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, अपनी रिपोर्ट में जो उन्होंने कंक्लूजन्स दिए हैं, उन कंक्लूजन्स के बैकग्राउंड में रीजंस क्या हैं, उन रीजंस को
प्रिसाइजली रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। द रिपोर्ट शेल स्टेट प्रिसाइजली रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। हर कंक्लूजन के लिए क्या रीजन रहे वो रीजन रिपोर्ट में होने चाहिए, और अगर दो शब्दों में बोलूं तो रिपोर्ट मस्ट बी रीजन्ड। अब बचती है सब सेक्शन 6। सब सेक्शन 6 बात करती है कि जब एग्जामिनेशन हो गया, जब रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई, उसके बाद का एक्शन है, और ये ड्यूटी है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। उनका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शेल फॉरवर्ड द रिपोर्ट कहां? टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कितने दिन में? विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास। एक्सप्लेनेशन की मैंने बात कही थी, जहां पे बताया था कि 2 वर्ड्स के बारे में बताया गया कि एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होंगे। तो एग्जामिनेशन केवल इतनी बात कही कि जो मीनिंग सेक्शन 51 ने असाइन किया वही मीनिंग यहां पर लिया जाएगा। तो एग्जामिनेशन जो सेक्शन 51 में लिखा है वो क्या कहता है? 51 सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो वहां बताया कि एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा। एग्जामिनेशन इंक्लूड्स नंबर 1 ब्लड स्टेन्स, सीमेन, स्वैब इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्पुटम थूक को बोलते हैं, स्वीट पसीना को बोलेंगे, हेयर सैंपल, फिंगर नेल क्लिपिंग, और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जो डॉक्टर को लगे कि इनसे डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है या कोई दूसरे टेस्ट उस पर किए जा सकते हैं एक्यूज की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वो सारी बातें एग्जामिनेशन में इंक्लूड होंगी। ये सेक्शन 51 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और सेक्शन 51 बात करती है एक्यूज के मेडिकल एग्जामिनेशन की। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा? उसी सेक्शन में लिखा है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मींस अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। सबसे पहली बात, मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए हु पजेसेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन, जिसके पास कोई भी मेडिकल क्वालिफिकेशन है, और वो मेडिकल क्वालिफिकेशन कहां से है? रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। नंबर 1 कंडीशन। 2 कंडीशन है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के लिए। नंबर 1 बात कि ऐसा प्रैक्टिशनर जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन है, और वो मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 प्लस साथ में एंड। केवल एक कंडीशन पूरी हो जाने से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, whose name has been entered into the national medical register or state medical register under this act। इस नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में नेशनल लेवल पर भी मेडिकल रजिस्टर तैयार होगा, स्टेट लेवल पर भी मेडिकल रजिस्टर तैयार होगा। उन दोनों में से किसी ना किसी एक रजिस्टर में ऐसे प्रैक्टिशनर का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, एंटर होना चाहिए, तभी ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाएगा। सब सेक्शन 7। सब सेक्शन 7 उस टाइम की बात करती है कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन विद कंसेंट नहीं हुआ है, ना तो फीमेल जो रेप विक्टिम है उसकी कंसेंट है, और ना ही उसके बिहाफ पर कंपिटेंट पर्सन की कंसेंट है एग्जामिनेशन करने की, लेकिन फिर भी मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। तो सब सेक्शन 7 कहती है कि यहां कुछ भी इस एग्जामिनेशन रिपोर्ट को लॉफुल रेंडर नहीं कर सकता, लॉफुल इस एग्जामिनेशन रिपोर्ट को नहीं बनाया जा सकता। मींस कि कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट तभी लॉफुल होगी जब वो उस फीमेल या उसके बिहाफ पर कंपिटेंट पर्सन की कंसेंट के बाद किया गया है। तो ये था सब कुछ सेक्शन 184 BNSS रेप विक्टिम का मेडिकल।
उम्मीद करता हूं कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आपको यहां से समझ आ गए होंगे और याद भी रह गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पे कमेंट कर देंगे तो मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब आपको प्रॉपर दूं।